हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूं आईपीसी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम या फिर आपके रोज़मर्रा की एडवोकेसी में हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस होता है। तो आईपीसी होता है इज एन सब्सटेंशियल लॉ विच डिफाइंस वेरियस क्राइम्स ऑफेंसेस दैट आर पनिशेबल in India. For example, Section 300 of IPC defines what constitute or what amount to a murder, and Section 302 of the Code prescribes the punishment for committing a murder. Okay. And then, whereas Criminal Procedure Code, there CPC, as the name suggests, is the procedural law. It lays down the procedure that is so mandatory followed while pursuing case, or you can say it's a process of litigation. CRPC also lays down the procedure to be followed by the police while doing their duty, like filling of FIRs, investigations, filling of charge sheets, etc. I hope I will be defined very well. IPC and CRPC means Indian Penal Code versus Criminal Procedure Code. नेक्स्ट सेक्शन है 307। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या की कोशिश करता है तब वो हत्या करने में नाकाम रहता है, यानी जिस व्यक्ति पर हमला हुआ उसकी जान नहीं जाती, तो ऐसा अपराध करने वाले को आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा दी जाती है। 300 में हत्या को परिभाषित किया गया है और 300 में दंड प्रावधानित किया गया है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और 307 में हत्या का प्रयास डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, जिसमें आप हत्या का प्रयत्न करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब उम्मीद करती हूँ 307 यहाँ पे डिफाइन मैंने कर दिया, आप लोगों को इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ओके। एंड अब इसके बाद मैं आपको हत्या से संबंधित और भी सेक्शंस को डिफाइन करूंगी, जैसे कि 302 हत्या के लिए सज़ा कितनी होनी चाहिए, किसको होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो कत्ल के आरोपियों पर धारा 302 लगाई जाती है। अगर किसी पर कत्ल का दोष साबित हो जाता है तो उसे उम्र कैद या फांसी की सज़ा और जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। 304A क्या होता है, ये सब आईपीसी के सेक्शंस हैं। लापरवाही से मृत्यु होने के कारण, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी कि धारा 304A में उन लोगों पर लगाई जाती है जिनकी लापरवाही की वजह से किसी की जान चली जाए। ठीक है। 376 बलात्कार, पनिशमेंट फॉर रेप, किसी भी महिला के साथ अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं या उसकी मत के अलावा आप उसके साथ यौन संबंध रखते हैं तो आप 376 के अंतर्गत आरोपी करार दिए जाएंगे। यहाँ पे 376 डिफाइन किया गया है। और सेक्शन 395 डकैती, पनिशमेंट फॉर डकैती क्या होती है कि इसमें अगर 4 व्यक्तियों से ज़्यादा अगर लूटपाट करते हैं तो वो डकैती के अंतर्गत आती है, लेकिन 4 से अगर कम है तो वो डकैती की श्रेणी में नहीं आएगा। ये 395 यहाँ पे डिफाइन करती है और 392 में लूट के लिए सज़ा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आउटलाइंस कर दिया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद है सेक्शन 377 अप्राकृतिक अपराध। जब कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा इंद्रिय भोग करेगा, वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगेगा। 396 सेक्शन क्या होता है कि हत्या सहित डकैती, मतलब डकैती भी हो, 4 से ज़्यादा लोग जब किसी भी तरह की लूटपाट करते हैं तो वो डकैती कहलाती है, और इसमें मैं यहाँ पे डिफाइन कर चुकी हूँ। 365 व्यपहरण या अपहरण, किडनैपिंग और एब्डक्टिंग विथ इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन पर्सन। अगर कोई व्यक्ति इस व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करेगा जिसकी गुप्त रीति से सदोष परिरोध किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगेगा। सेक्शन 201 में है अपराधी के साक्ष्य के लापता होने या अपराधी पर झूठी जानकारी देने के कारण। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नोट डाउन करते जाइएगा। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ सेक्शन 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में अगर कोई व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य किए जाते हैं तो वो सेक्शन 34 के अंतर्गत पाए जाएंगे। एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, एक सामान्य आशय के साथ। ठीक है,
सेक्शन 141 में है विधि विरुद्ध जमाव। अगर ज़बरदस्ती का मतलब अगर वहाँ पे अनलॉफुल असेंबली अगर की जाती है तो वो सेक्शन 141 के अंतर्गत 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा यहाँ पे इस सेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, अगर आप किसी गलत इंटेंशन से वहाँ पे भीड़ जमा कर रहे हैं तो। और इट डिफाइंस एन अनलॉफुल असेंबली बाय डिक्लेयरिंग एन असेंबलेंस ऑफ मोर देन 5 पर्सन्स फॉर एनी पर्पस स्पेसिफाइड इन द सेक्शन। उम्मीद करती हूँ सेक्शन 141 में अच्छे से डिफाइन करने में सक्षम हुई हूँ। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ सेक्शन 412 के बारे में। वो भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आईपीसी के अंतर्गत, तो आइए बात करते हैं उस पर। सेक्शन 412 ऐसी संपत्ति को कोई बेईमानी से अपने पास अगर रखता है तो वो सेक्शन 412 के अंतर्गत माना जाएगा। सेक्शन 378 है चोरी। अगर आप किसी भी तरीके की चोरी करते हैं तो वो सेक्शन 378 के अंतर्गत मानी जाएगी और यहाँ पे उसकी डेफिनीशन परिभाषित की गई है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 191 मिथ्या साक्ष्य देना। अगर कोर्ट में आप किसी भी तरीके का फॉल्स एविडेंस देते हैं तो आप सेक्शन 191 के अंतर्गत दोषी पाए जाएंगे, जिसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको किसी भी तरीके की गवाही गलत नहीं देनी है। सेक्शन 309 आप देख सकते हैं। सेक्शन 310 यानी कि ठग, जिसमें कोई भी व्यक्ति अधिनियम के परिचित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से अभ्यासता संयुक्त रहता है वह ठग है। Whoever at any time after the passing of this act shall have been habitually associated with any other or others for the purpose of committing robbery or child stealing by means or accompanied with murder is a ठग। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। सेक्शन 312 गर्भपात कारित करना। अगर आप किसी भी महिला का किसी भी तरीके से गर्भपात करवा रहे हैं उसकी मर्जी के बिना तो वो 312 में डिफाइन किया गया है कि किसी औरत के बेनिफिट के लिए गर्भपात नहीं कराया गया हो तो वो सज़ा के अंतर्गत माना जाएगा। सेक्शन 351 हमला, किसी भी तरीके का असॉल्ट कहलाता है 351 में। 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, वो सेक्शन 354 में डिफाइन किया गया है। 362 में है अपहरण यानी कि एबडक्शन, किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करना। ये किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है उस व्यक्ति का अपहरण करता है यह कहा जाएगा। तो छोटे छोटे शब्दों में इसको मैं डिफाइन करूंगी। सेक्शन 415 में है छल, चीटिंग। आप किसी के साथ भी अगर चीटिंग करते हैं तो वो 415 के अंतर्गत माना जाएगा। 417 में इसके लिए पनिशमेंट डिफाइन किया गया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं सेक्शन 445 और 420 भी वो भी चीटिंग के अंतर्गत आता है। ओके, तो अगर सेक्शन लगता है तो 415, 417, 420 इस तरीके से ऑफ चीटिंग के अंतर्गत आपको सेक्शन लगेंगे। सेक्शन 445 में है गृहभेदन, हाउस ब्रेकिंग, और इसके अंतर्गत आपको जैसे कि सेक्शन 494 भी, जैसे पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, पहली पत्नी के होते हुए भी दूसरा विवाह कर लेना बिना तलाक दिए, तो वो इसके अंतर्गत दोषी माना जाएगा। सेक्शन 499 में है मानहानि यानी डिफेमेशन, किसी भी व्यक्ति के को आप अपमानित करते हैं लिखित या मौखिक तरीके से तो वो इसके अंतर्गत दोषी पाए जाएंगे। 511 में है आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड करना, वो सेक्शन 511 में डिफाइन किया गया है। Punishment for attempting to commit offences punishable with imprisonment for life और other imprisonment। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन समझ में आ रहे होंगे। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। सेक्शन 24 बेईमानी, सेक्शन 40 अपराध ऑफेंस, सेक्शन 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण यानी कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, सेक्शन 55 जिसमें है आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण यानी कि कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजोनमेंट फॉर लाइफ। सेक्शन 55A में है समुचित सरकार की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 63 में जुर्माने की रकम, अमाउंट ऑफ फाइन। अब अमाउंट ऑफ फाइन के बाद मैं आपको सेक्शन 64 पर ले जा रही हूँ जिसमें जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश हो सकता है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजोनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। सेक्शन 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य
करवाना। आप किसी भी जगह पे अगर आप काम करवा रहे हैं 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, तो आप सेक्शन 82 के अंतर्गत दंडनीय होंगे। कोई बात अपराध नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन 83 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य करवाना किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे उनका कार्य कराना सही नहीं है, जैसे फैक्ट्री या नुकीली जगह पे, ठीक है। सेक्शन 120A क्या होता है? आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा इसमें डिफाइन की गई है। डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120B में है। आपराधिक साजिश का दंड, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन 124A में है देशद्रोह यानी सेडिशन। अपने उसके बाद है सेक्शन 146 में बलवा करना, रियोटिंग। सेक्शन 147 में है बलवा करने के लिए दंड। सेक्शन 158 में है दंगा, एफरे। नोट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। किसी भी लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में अगर कोई भंग करता है तो यह कहा जाता है कि वहां पे दंगा कर रहे हैं। सेक्शन 160 है दंगा करने के लिए दंड। सेक्शन 17(1)(b) में है रिश्वत। सेक्शन 212 में है अपराधी को संशय देना, हार्बरिंग अफेंडर। सेक्शन 304B में है दहेज मृत्यु। अगर दहेज के लिए किसी महिला को 7 वर्ष के अंदर मार दिया जाता है तो वो दहेज मृत्यु के अंतर्गत आता है। 306 में है आत्महत्या का दुष्प्रेरण, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। आप नोट कर सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब डाउरी के लिए भी मैं बता दूं कि 498A में भी इसमें है कि पति पत्नी या नाते रिश्तेदारों द्वारा अगर प्रताड़ित की जाती हैं तो वो सेक्शन 498A के अंतर्गत आता है। यहाँ सेक्शन 313 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। उसके बाद है सेक्शन 349 बल, फोर्स का इस्तेमाल करना। सेक्शन 359 है व्यापहरण, किडनैपिंग। सेक्शन 362 है अपहरण, एब्डक्शन। सेक्शन 364A है फिरौती के लिए अपहरण। अब यहाँ पे छोटे छोटे शब्दों में मैं आपको डिफाइन करूंगी। सेक्शन 300 में हत्या को परिभाषित किया गया है, 302 में उसका दंड है, 383 में उद्यापन एक्सटॉर्शन मनी मांगना, 390 में लूट, 391 में डकैती। अब सेक्शन 197 में है मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना, इशूइंग और साइनिंग और फॉल्स सर्टिफिकेट। उसके बाद है 192 मिथ्या साक्ष्य गणना, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंसेस। 230 में है सिक्का की परिभाषा, क्वाइन डिफाइंड। सेक्शन 299 में है आपराधिक मानवत, कल्पेबल होमिसाइड। अगर किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति की मृत्यु अपने बचाव के लिए हो रही है और सामने वाले को अगर चोट ज़्यादा लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो दंडित नहीं कहलाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरे बताए हुए इस चैनल में आप सभी को काफ़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। इसी तरीके से आप सभी अपना प्यार मेरे चैनल को देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।